प्राइम मिनिस्टर खत्म हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म हो गया, चीफ मिनिस्टर खत्म हो गया, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूँ, पार्लियामेंट। ध्यान से सुनना, बहुत ही बड़ा चैप्टर है ये मान के चलो कि कम से कम 1/3 बुक होती है वो पूरा एक चैप्टर होता है, और इसमें से बहुत कुछ आता है, बहुत ही काम का चैप्टर है। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन बनता है, पार्लियामेंट के कितने पार्ट होते हैं भारत में? पार्लियामेंट के तो और सर 3 सर कौन से 3 होते हैं? सिर्फ राज्यसभा होते हैं सर, अंग 3 होते हैं और पार्ट 2 होते हैं। सर संसद एक ही होती है। सबसे कितने हिस्से लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और कोई नहीं होता? विधायक जैसे विधानसभा तो खैर राज्यों की होती है सर, राष्ट्रपति। हाँ राष्ट्रपति। सबसे पहले किसने बोला था? सर मैंने ये बोला था कि अंग 3 होते हैं और पार्ट 2 होते हैं। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति किसने बोला? राष्ट्रपति सुनील ने बोला। मैंने सर सुनील। पार्ट होते हैं, हाँ, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 हिस्से होते हैं, याद रखना। ठीक है, प्रधान राष्ट्रपति जो है किसी हाउस का मेंबर नहीं होता, लेकिन संसद का भाग होता है, याद रखना। वो लोकसभा का भी सदस्य नहीं होता, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन संसद का सदस्य होता है। संसद सदस्य संसद का हिस्सा होता है, भाग होता है वो संसद का। लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, लोकसभा निचला सदन होता है, राज्यसभा ऊपर का सदन होता है। ठीक है, यस सर। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट की मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है? सर फर्स्ट जो मीटिंग होती है नहीं वो बुलाता है। वो मीटिंग नहीं होती है, वो उसका लेक्चर होता है, स्पीच होती है, मीटिंग स्पीच सॉरी सर। क्या वो पार्लियामेंट की मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है? नहीं सर, लोकसभा का प्रेसिडेंट जो नो सर नहीं करता। हाँ, नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि जितने बिल पास होंगे बाद में आने तो उसके बारे उसी के पास फाइल होने आ रहे हैं। ठीक है, और वो अकेले में पास इतनी पावर होती है तो उसने अगर मना कर दिया तो नहीं पास होगा, तो मीटिंग में रहेगा, बस करेगा क्या वो? ठीक है, वो अकेला इतना पावरफुल है, तो इसलिए वो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट वो क्या बोलते, बिल पास होते तो उसके पास ही आते हैं। अच्छा, हमारी जो इंडिया है पार्लियामेंट है वो ब्रिटिश पैटर्न फॉलो करती है। 2 तरह के पैटर्न होते हैं, अमेरिकन और ब्रिटिश। अमेरिका का सिस्टम होता है वो उसे बोलते हैं हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम। वहाँ पर राष्ट्रपति की पावर सुप्रीम होती है। जैसे अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति ये, अमेरिका का राष्ट्रपति वो, ट्रंप ने ये कर दिया, ओबामा ने ये कर दिया, या जॉर्ज बुश ने ये कर दिया, या जो बाइडेन ने ये कर दिया, ये सारे के सारे प्रेसिडेंट हैं। जबकि ब्रिटेन में जाओगे तो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर करता है, जो भी ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर आया है भारत के दौरे पर, वहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं होता। तो 2 तरह के सिस्टम होते हैं, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल अमेरिका का मॉडल है और पार्लियामेंट्री जो है वो ब्रिटेन का मॉडल है। भारत देश में ब्रिटेन का मॉडल फॉलो करता है पार्लियामेंट्री का, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी राष्ट्रपति को पावर इतनी नहीं होती, प्रधानमंत्री सुप्रीम पावर होती। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ कितनी है, राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी होती है? सर 250। बाइफरकेशन है इसका कुछ? सर 238 इलेक्टेड एंड 12 नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड कौन करता है? नॉमिनेट 12 लोगों को प्रेसिडेंट सर राष्ट्रपति करता है। 250 लोग होते हैं, 250 में से 238 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और 12 लोगों को जो है राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है अलग अलग क्षेत्र से, कला से, विज्ञान से, साहित्य से, या समाज के लिए कोई भी योगदान दिया तो उन लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इन लोगों का भी एक शेयर रहे। राष्ट्रपति जो है 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है। वो किसी क्या बोलते हैं, तो इलेक्शन से जीत के नहीं आते, चुने नहीं जाते, वो नॉमिनेटेड होते हैं। लेकिन अभी जो स्ट्रेंथ है हमारी राज्यसभा की 245 है,
जिसमें से 229 राज्यों से हैं, 4 आपके यूनियन टेरिटरी से हैं और 12 आपके माइनॉरिटी सदस्य हैं नॉमिनेटेड। 229 और 4 33 और 12 45, तो टोटल 245 लोग हैं इस टाइम पे भारत की राज्यसभा में। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर आपने 4 कौन से बोले? 229 के बाद 4 यूटी यूनियन टेरिटरी। ओके सर। भारत सर क्या यूनियन सर एंग्लो इंडियंस के भी लोगों को नॉमिनेट करने का कोई प्रावधान था या फिर है अभी भी? अभी आते हैं, वो लोकसभा में आता है, वो राज्यसभा में नहीं है। राज्यसभा ओके में सर। 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, अब भारत में 3 यूटी ऐसी हैं जिसमें अपनी अपनी विधानसभा है, जिसका अपना लेजिस्लेचर है। कौन कौन सी बता सकता है कोई? सर एक तो दिल्ली है, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर। तो ये तीन यूटीज हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में रहता है। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में टोटल 552 मेंबर होते हैं। स्टेट से 530 होते हैं, 20 यूटी से होते हैं और 2 होते हैं एंग्लो इंडियन हुआ करते थे। अब उनको जो है हटा दिया है 2020 में, हटा दिया। अब एंग्लो इंडियंस के कोई लेजिस्लेचर में कोई रिजर्वेशन नहीं है। अब 550 ही रह गए। अभी एट प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ है वो है 545 ही 543 हो गई है। अब 530 जो है वो स्टेट से है और 13 यूटी से। ओके सर, अब इसके साथ साथ बात कर लेते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की, बात भी कर लेते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर में कितने होते हैं इसमें भी 3 ही है, लेकिन सभी जगहों पर 3 नहीं होते। ये मतलब सर आपने पूछा क्या? मैंने पूछा कितने सदस्य होते हैं। मान लो अगर बात करूं किसी भी स्टेट की, तो उसकी विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? ये तो अलग अलग सब मैक्सिमम आई थिंक 450 सर 2 लाख लोगों में एक प्रतिनिधि चुना है। नहीं सर, नंबर में पूछ रहा है। होते कितने हैं? सब मैक्सिमम 450 है क्या? नहीं, अबे मैक्सिमम 500, मिनिमम 60। ओके सर, ओके, ठीक है। तो याद है हमने जब डिस्कस किया था, कल डिस्कस किया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई 3 स्टेट थे जिनको अलग से प्रोविजन था जिसमें कितने लोग हो सकते हैं, कुछ याद है? गोवा सिक्किम और मिजोरम थे जिनमें 7। वही 3 यहाँ पे भी आ जाएंगे। गोवा, सिक्किम और मिजोरम में, सिक्किम में 32 है और गोवा और मिजोरम में 40-40। ये 60 से कम है बट इनको अलाउ किया हुआ है। ठीक है, तो 60 और 500 में 60 होता है, पर सिक्किम में 32 है और गोवा और मिजोरम 32 सिक्किम का और गोवा और मिजोरम का 40-40। सर गोवा में 2 जिले होते हुए भी 40 विधायक होते हैं। हाँ, 40 विधायक होते हैं। 2 जिले हैं गोवा में। लोकसभा की 2 सीटें, जिले ज्यादा होंगे। लोकसभा की 2 सीटें। गोवा में सिर्फ 2 जिले, एक पणजी और एक पता नहीं कौन सा है। तो वो छोटा 2 ही जिले हैं वहाँ पर। अच्छा, बट उसमें सीट 40 है। अब क्या 2 विधायकों के साथ चलाओगे क्या? सर ऐसे कभी मैं दिल्ली का देख के भी मतलब हैरान सर, हूँ। विधायक स्क्वायर किलोमीटर दिल्ली का एरिया होते हैं ना, और विधायक 70। देखो एक चीज देखो ना, अब आप सर पॉपुलेशन डिसाइड किया जाता है ना, इसलिए पॉपुलेशन इस वजह से विधायक तो क्षेत्र के हिसाब से होते होंगे, ऐसे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से थोड़ी ना होते होंगे सर। जो ज्यादा, हाँ, वो क्षेत्र मतलब वो होता है कि भाई आपको इतना, अब जैसे आपको एक कानून मंत्री चाहिए ना, एक कानून मंत्री चाहिए ना कानून के मैटर को देखने के लिए। अगर उस राज्य में खेती होती है तो आपको एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी चाहिए। ठीक है, अगर उस राज्य में मान लो कि आपका एक फाइनेंस मिनिस्टर तो चाहिए आपको, एक स्टेट का गृह मंत्री तो चाहिए आपको। हाँ जी, एक लॉ मिनिस्टर भी चाहिए आपको स्टेट का। तो ये तो चाहिए, चाहे 2 जिले हो चाहे 1 जिला हो, ये तो चाहिए ना लोग। तो जैसे हर जिले में विधानसभाएं होती होंगी अलग अलग, जैसे हर जिले में विधानसभा नहीं, विधानसभा राज्य में होती है। मतलब ऐसे
एक जिले में विधायक तो काफी सुनेगा कि मुरैना, हमारा जिला है मुरैना, तो वहाँ पे अलग अलग विधायक अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से मैंने सुने हाँ आ हैं। जाते हैं, विधायक से ज्यादा भी हो जाते हैं एक जैसे जिले के अंदर। 6 तहसील या तो तहसील के हिसाब से होते होंगे शायद। हाँ ऐसा कुछ होगा सर, तो वहाँ पे पर हो मैं जाता है। इसके विषय में और कुछ चेक कर लूंगा सर इसके। चलो ठीक है, अरे हाँ जी, ओके सर। ठीक है। अब पार्लियामेंट को पावर है कि लोकसभा की सीट और स्टेट की क्या बोलते हैं, स्टेट की जो सीट है, किस स्टेट में कितनी सीट होंगी लोकसभा की, इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मतलब हर सेंसस के बाद पार्लियामेंट क्या करता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब कितनी सीट है, कितने लोग, कितनी सीटें इस राज्य में, ये जनगणना के बाद में करता है। जैसे मान लो 10 लाख पर एक सीट होती है, तो मान लो पॉपुलेशन बढ़ गई तो सीट बढ़ जाएंगी इस राज्य में। इस तरह से ये काम पार्लियामेंट करता है। ठीक है। लेकिन हुआ क्या था, 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1976 में। 1971 में सेंसस हुई थी, 71 की सेंसस के बाद 76 में सीटें बढ़नी चाहिए थी, बट उन्होंने क्या किया था, 42वां संशोधन किया, जो बहुत फेमस है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं जिसको। उसने क्या किया कि 2000 तक सीटों के एलोकेशन को फ्रीज कर दिया कि 2000 तक जो है कोई सीट नहीं बढ़ेगी। फिर क्या हुआ, 2000 जब सन 2000 आ गई कि भाई अब सीट देखो, दोबारा से इनका रीएलोकेशन करो, तो रीएलोकेशन की बात हुई 2001 के बाद, तो फिर 25 साल की कर दिया। तो 1976 में 25 साल के लिए बढ़ा दिया था, 2001 कर दिया था। 2001 के बाद जो है फिर से कर दिया, 25 साल के लिए बढ़ा दिया। इस बार वो 84वां संशोधन, पहले 42वां फिर 84वां, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 42 को, तो 2026 तक के लिए। अब 2026 भी आने वाली है। इस बार सरकार खाने मूड में नहीं है, लेकिन सरकार ये किया क्यों था, क्योंकि हमारे संसद में इतनी जगह ही नहीं थी कि अगर सीटें बढ़ गई तो इतने एमपीज को बिठा सकें। अगर कोई पार्लियामेंट गया हो तो जाके देखना, बिल्कुल चिपक चिपक के बैठते हैं एमपी, जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा कौन इतना पंगा ले, कौन इतना मैटर में पड़े, एक काम करो फ्रीज कर दो 25 साल के लिए, काम खत्म। 2001 में भी यही काम हुआ। एक काम करो, कौन चक्कर में पड़े, कहाँ से पार्लियामेंट लाए, कहाँ से कुर्सियां लाए, कहाँ बैठाएंगे इनको, एक काम करो इसको फ्रीज कर दो। लेकिन अब जो गवर्नमेंट है वो इसको फर्दर एक्सटेंड करने के मूड में नहीं है। उनका है कि भाई पब्लिक को रिप्रेजेंटेशन तो तभी मिलेगा ना जब प्रॉपर उनके बीच में से पब्लिक को बंदा चुनकर आएगा। इसीलिए सेंट्रल विस्टा को बनवाया जा रहा है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, और ये उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद जो है, हाँ इसमें सीट ज्यादा होंगी। इसके बाद हमारा जब होगा अगला, जब हमारा डिलिमिटेशन होगा, तो उसमें ये उम्मीद की जा रही है कि हमारी करीब करीब न्यू दिल्ली के पास बन रहा है, न्यू दिल्ली के अंदर बन रहा है। हमारी करीब 1100 से 1200 सीटें तो हो जाएंगी लोकसभा में, और करीब 500-600 सीट हो जाएंगी राज्यसभा में। इतनी पॉपुलेशन हमारी बढ़ चुकी है, और जाहिर सी बात है 1971 से लेकर 2000 अभी हमारी पॉपुलेशन लगभग डबल हो चुकी है, लेकिन एमपी उतने नहीं है, तो रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है ना। तो इसलिए सरकार ने पहले से एडवांस में ही पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग को बनवाना शुरू कर दिया है, जो भी इस चीज को कर पाएगी टैकल। ठीक है। अब एक और याद रखना, राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन होता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देखा वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। लोकसभा में होता है वो टेरिटोरियल होता है। ये कैसे होता है, लोकसभा में एक टेरिटरी से एक बंदा चुनकर आता है एमपी, वो उसका लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन राज्यसभा में जो आता है वो प्रोपोर्शनेटली आता है कि भाई इस राज्य में कितने एमपी हैं, उसके बेसिस पर क्या बोलते हैं पॉपुलेशन है, उसके बीच में एमपी है, उसके साथ चुनकर आता है, तो प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। अब अगर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है तो प्रेसिडेंट का डिसीजन जो होता है फाइनल होता है।
प्रेसिडेंट इसके लिए जो है इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन लेगा है। इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन लेगा, उसके बाद प्रेसिडेंट जो है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होती प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट डिसाइड करता है किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना। डिस्क्वालिफिकेशन इस ग्राउंड पे हो रहा है एंटी डिफेक्शन, डिफेक्शन के केसेस में हो रहा है। डिफेक्शन क्या होता है बाद में बताऊंगा। डिफेक्शन के केस में अगर हो रहा है तो स्पीकर डिसाइड करता है मेंबर डिस्क्वालीफाई होगा कि नहीं होगा। जैसे एक डिफेक्शन वाले केस को छोड़ के प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि होगा कि नहीं, मतलब इलेक्शन कमीशन की राय लेके डिसाइड करता है कि डिस्क्वालीफाई होगा कि नहीं होगा। ये क्लियर है? यस सर। जी सर। यस सर। जी सर, ठीक है। अब डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है? डिस्क्वालिफिकेशन होता है उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है पार्लियामेंट के अंदर। और डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन होता है कि उसने कुछ ऐसा काम किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। तो डिफेक्शन के बेसिस पर डिस्क्वालिफिकेशन होने के हमारे देश में 4 तरीके हैं। वो 4 कौन कौन से हैं? एक तो होता है वॉलंटरीली, वॉलंटरीली वो छोड़ दे अपने त्याग दे। दूसरा, अगर कोई वोटिंग होती है पार्लियामेंट के अंदर और उसकी पार्टी उसको व्हिप करती है। व्हिप का मतलब होता है पार्टी बोलती है किसी जब इलेक्शन में किसी बिल पर वोटिंग होती है किसी भी चीज को लेके, तो किसी इंडिविजुअल की मर्जी नहीं होती है एमपी की कि मैं तो इसके फेवर में दूंगा या अगेंस्ट में दूंगा। उसकी पार्टी एक ऑर्डर निकालती है, जैसे व्हिप बोलते हैं। वो पार्टी उसको बोलती है कि आप जो है इसको वोट डालोगे या नो, उसको वही वोट डालना होता है। उसकी इंडिपेंडेंट बिल नहीं होती है इसके रिगार्डिंग, याद रखना। भले ही वो इंडिपेंडेंट एमपी है, बट अगर वोटिंग होगी तो फिर पार्टी जो डिसीजन देगी उसी पर ही डालना पड़ेगा। तो जब उस पर डालता है तो वोटिंग, अगर उसने पार्टी के डिसीजन के अगेंस्ट में वोट डाल दिया तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी डिफेक्शन के केस। तीसरा केस होता है कि कोई इंडिपेंडेंट चुनकर आया, जैसे बोलते हैं निर्दलीय, वो चुनकर आता है और बाद में किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। अगर वो पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ठीक है। चौथा होता है कि नॉमिनेटेड मेंबर है। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर जो आता है उसको 6 महीने के अंदर पार्टी को ज्वाइन करना होता है, किसी पार्टी को। अगर उसने 6 महीने के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर है? सर क्या आपके यहाँ निर्दलीय चुन के आता उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी? इससे पहले क्या बोला था आपने? निर्दलीय अगर आता है और उसने किसी पार्टी की सदस्यता ले ली तो रद्द हो जाएगी उसकी सदस्यता। नहीं, इससे पहले जो आपने, हाँ शायद यही 2 पॉइंट बताए थे। दूसरा बोला था नॉमिनेटेड, यानी मनोनीत मेंबर है, उसको 6 महीने के अंदर किसी पार्टी की सदस्यता लेनी होती है। अगर उसने ठीक है, 6 महीने में उसने नहीं ली तो भी कोई बात नहीं है, उसे निर्दलीय माना जाएगा। सपोज तभी सचिन तेंदुलकर चुनकर आ गया, ठीक है, या रेखा चुनकर आ गई, या जया बच्चन चुनकर आई थी, ये सब लोग चुनकर आए, तो इन लोगों से बोला गया सर धनंजय इतना। हाँ बोलो। जी सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि निर्दलीय जो पार्टी है 6 माह के अंदर में वो किसी पार्टी का ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, तो उसके जगह पर कोई और आएगा कि वो पद को खाली रखा जाएगा? दूसरा इलेक्शन होगा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन फिर से इलेक्शन कराएगा। थैंक यू सर। अच्छा सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है, जैसे अगर कोई निर्दलीय व्यक्ति किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसको मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब ना करार दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल। लेकिन सर क्या मतलब फिर उस सांसद भी नहीं रहेगा फिर वो अपने क्षेत्र से? नहीं, सांसद नहीं रहेगा वो, मतलब हटा ही दिया जाएगा उसे, फिर उस क्षेत्र का फिर से इलेक्शन होगा? हाँ, अगर सांसद रहेगा फिर तो पार्लियामेंट का मेंबर मिल गया ना वो। नहीं तो सर सांसद निर्दलीय नहीं होते क्या? सांसद निर्दलीय होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन निर्दलीय अगर आप निर्दलीय सांसद हो तो फिर किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करोगे आप। अच्छा। तो तुमने देखा होगा इलेक्शन में जब कोई आता है तो समर्थन देता है अपना, वो ज्वाइन नहीं करता इलेक्शन के बाद, समर्थन दे सकता है सरकार बनाने में। लेकिन जैसे
जैसे कोई निर्दलीय सांसद है तो पार्टी अगर ज्वाइन करे बाद में तो ज्वाइन करेगा तो सदस्यता रद्द हो जाएगी। अच्छा, ये मतलब ये है क्या? ओके सर। सर क्या दल बदल कानून भी एंटी डिफेक्शन लॉ पे अप्लाई होता है? बिल्कुल, एंटी डिफेक्शन इसीलिए लाया गया था, दल बदल कानून के लिए ही लाया गया था। तो पहले क्या होता था, हॉर्स ट्रेडिंग होती थी। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती थी कि किसी भी पार्टी, मान लो 70 सीटों पे इलेक्शन सरकार बननी है, एक पार्टी की 30 आ गई, एक पार्टी की 28 आ गई, और उस दिन मतलब कुछ निर्दलीय लोग हैं, तो निर्दलीय के साथ तो आप भी बना सकते हो। लेकिन दिक्कत यह है कि किसी की 33 आ गई, किसी की 32 आ गई, और एक एक दो करके चिटपुट और आ गई 5-6 सीटें। उसने क्या किया, उसकी पार्टी की 5 विधायक खरीद लिए, उनसे बोला तुम्हें मंत्री बना देंगे, तो हमारी तरफ आ जाओ। डायरेक्ट उनको मंत्री बनाने का ऑफर दे दिया। दूसरी पार्टी ने फिर उनको ऑफर दे दिया कि उसके लोगों को ऑफर दे दिया तुम्हें मंत्री बनाएंगे, साथ में तुम्हें 1 करोड़ रुपया भी देंगे, तो उसने खरीद लिया। तो ऐसे करके दल बदलबाजी चलती रहती थी। लोग क्या करते थे, अगर कोई एक पार्टी की सरकार नहीं आई तो इनकी खरीदना बेचना चलता रहता था, तो कीमत लगती थी। तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस थी। तो इसमें कानून बनाया गया था जिसमें ये किया गया था कि अगर किसी पार्टी को छोड़ के 1/3 से कम सदस्य छोड़ के जाते हैं पार्टी को, तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अगर 1/3 से ज्यादा लोग जाते हैं तो उनको माना जाएगा कि हाँ वो जा सकते हैं, क्योंकि वो फिर उसको मानेंगे वो पार्टी छोड़ के नहीं जा रहे, पार्टी टूटी मानी जा रही है, पार्टी टूट गई अगर 1/3 लोग जा रहे हैं तो। फिर 2001 में इसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। उन्होंने बोला कि 1/3 नहीं, 2/3 लोग छोड़कर जाएंगे। यानी अगर 75 लोग हैं तो 50 से कम लोग अगर छोड़ के जाते हैं तो सदस्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन अगर 50 से ज्यादा लोग छोड़कर जाते हैं तो आपकी पार्टी की सदस्यता रद्द नहीं होगी। अभी ऐसा ही महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में शिवसेना को छोड़कर संजय राउत, उसमें उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तो उसमें जो है लगभग 80% MLA छोड़ के चले गए थे। मुख्य शिवसेना को छोड़ के 80% लोग संजय राउत के साथ चले गए थे और उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया था। तो उस पर उन्होंने बोला था कि ये असंवैधानिक है, तो वो कोर्ट में भी गए थे, तो कोर्ट ने कहा था कि ये असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि अगर 2/3 से ज्यादा, विप्लव माइक ऑफ कर लो, विप्लव माइक ऑफ कर लो, हाँ। तो कोर्ट ने बोला था कि 2/3 से ज्यादा सदस्य कर रहे हैं तो पार्टी में स्प्लिट मानी जाएगी, पार्टी को टूटा हुआ माना जाएगा, पार्टी की सदस्य छोड़ने का नहीं माना जाएगा। तो पार्टी सदस्यता जो है उनको सदस्यता रद्द नहीं होगी, और वही हुआ था। ठीक है सर, किन नेता इसमें वो छोड़ के गए थे महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में शिवसेना की और कांग्रेस की सरकार थी, एनसीपी की मिलके, तो उसमें शिवसेना के 80% से ज्यादा विधायक छोड़ के मतलब किनके नेता थे संजय राउत, उसके संजय राउत नहीं, सॉरी क्या नाम था उसका, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे। फिर एकनाथ शिंदे के साथ उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया था। तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं हुआ था क्योंकि वो 80% के आसपास थे। एनसीपी है कौन सी पार्टी है, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अलग है, एनसीपी का कौन सी पार्टी है? क्या नाम है इसका पूरा? पार्टी शरद पवार वाली। फिर वो छोड़ो, तुमको हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। एनसीपी कौन सी पार्टी किसकी है वो डजंट मैटर। वैसे शरद पवार की पार्टी नीतीश कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, अब बस करें या और कराना है आगे? एक मेरा प्रश्न था कि राज्यसभा सदस्य को चुनने की क्या प्रक्रिया होती है? वो आ जाएगा, जब आ जाएगा तब बताएंगे। अभी जो पढ़ाया है उसमें से प्रश्न पूछो। सर अभी ये इसके बारे में पढ़ रहे थे ना हम लोग, तो मैंने सोचा कि फिर अभी खत्म नहीं हुआ ना, अभी टॉपिक आएगा राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य भी आएंगे, जब आएगा तब पढ़ाऊंगा मैं उसको। ऐसे भटकने से क्या फायदा? जैसे कि सर अभी आप पढ़ा रहे थे ना, वो एक टॉपिक दे रहे थे ना, जया बच्चन, सचिन तेंदुलकर, इस मैटर को थोड़ा पूरा कीजिए सर, मेरे को समझ में नहीं आया। देखो, राज्यसभा में मैंने बताया कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है विभिन्न क्षेत्रों से। उसमें खेल, कला, साहित्य, सिनेमा, किसी का भी हो सकता है। तो जो मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है उसके बाद 6 महीने का टाइम होता है। वो 6 महीने के अंदर या तो किसी पार्टी की सदस्यता ले ले, या वो निर्दलीय रहना जैसा चाहे कि मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा, मैं तो इंडिपेंडेंट ही अपनी बात को कहूंगा, तो इंडिपेंडेंट भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसने 6 महीने के बाद पार्टी को ज्वाइन किया तो उसकी
वजह से रद्द हो जाएगी। अगर पार्टी करनी है तो 6 महीने के अंदर करो, नहीं तो मत करो। ओके सर, थैंक यू। सर बोलो बोलो। सर जैसे मान लीजिए किसी को मतलब मेंबरशिप मिलती है राज्यसभा की, तो जैसे उसको 6 महीने में पार्टी भी ज्वाइन कर लेता है, किसी को साल भर उसका टेन्योर खत्म हो जाता है, छोड़ उसका टेन्योर खत्म हो जाता है। जैसे राज्यसभा के किसी मेंबर का टेन्योर खत्म हो जाता है और वो मतलब प्रेसिडेंट द्वारा चुना गया था, नॉमिनेटेड तो वो पार्टी छोड़ सकता है? यस सर। नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर का टेन्योर खत्म होगा ही, नॉमिनेटेड मेंबर को चुना जाता है जैसे ही राज्यसभा का टेन्योर स्टार्ट होता है ना, 6 साल का कार्यकाल उसका होता है, ठीक है। वो तो एंडलेस सदन है ना, एंडलेस होता है, उसका 5 साल का टाइम होता है। 5 साल खत्म हुए उसकी सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी राज्यसभा से। तो 6 साल का होता है शायद। हाँ 6 साल। सर फिर पार्टी से भी नहीं जाएगा क्या? फिर वो पार्टी से नहीं हटेगा? वो उसकी चॉइस है, उसकी चॉइस है, पार्टी की चॉइस है। 6 साल बाद वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा से हट जाएगा। हेलो सर, जो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, अगर वो 5 साल के अंदर में मान लीजिए 5-6 माह के अंदर में किसी पार्टी का ज्वाइन कर लिया, फिर से अगर 6 माह के बाद से उसको लगे कि मैं गलत पार्टी का ज्वाइन किया हूँ, मैं पार्टी चेंज कर सकता हूँ या मैं निर्दलीय रह सकता हूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है सर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। थैंक यू सर। क्योंकि वो किसी पार्टी के टिकट पर जीत कर नहीं आया है, वो मनोनीत सदस्य है। सर एक मिनट, जिस तरह विधायक राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं, विधायक बन के जाते हैं, उनको तो तनख्वाह मिलती है, मतलब बोनस मिलता है, वो पार्टी हार दोबारा चुनाव होने पर, हार जाने पर भी उनको मतलब मिलती है, उनका भी मिलता है सर। वही फैसिलिटीज मिलती है जो